नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया। आप सुन रहे हैं एपिसोड 7। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। काश ये शब्द किसी शब्दकोश का ही नहीं बल्कि जीवन का भी सबसे उदास शब्द है। ये महज संतरास और अफसोस ही नहीं बढ़ाता बल्कि ना उठ पाए गए कदमों के लिए धिक्कारता भी जाता है। ये हर उस पहलू पर कोसता जाता है जो ठीक किए जा सकते थे। संजय इस वक्त ढेर सारे सवालों से घिरा हुआ था। उसकी नाक के नीचे इतना कुछ चल रहा था और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी थी। रफीक जिसे इसकी भनक तो थी, मगर उसे ये बचपना एक दफे की गलती लगी। अब मगर वो हर तरह के काश से घिरा हुआ था। ये साला सब हमारे कारण हुआ है। रफीक ने सिर पर हाथ रखे हुए कहा। दो क्षण का मौन रहा और फिर मौन तोड़ते हुए संजय की ही आवाज आई। तुमको कब से पता था मियाँ? अभी कुछ दिन पहले से। हमें बताए क्यों नहीं भाई? बताने के लिहाज से बात बहुत छोटी लगी थी। बचपन से निगाह बानी रही उस पर। बच्ची जैसा देखे समझे हमेशा। हमें लगा समझा दिए समझ गई। हमें क्यों नहीं बताए? संजय ने फिर वही सवाल दोहराया। लगा तुम नाहक परेशान हो गए। अब नहीं हो रहे परेशान। साला ये नेतागिरी के चक्कर में घर परिवार सब भुलाए बैठे थे। उसी का खामियाजा है। कहते हुए संजय फूट पड़ा। रफीक बहरहाल सिर नीचा किए हुए चुप ही रहा। संजय भी कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि घर से फोन है। उसने खुद को संयत करते हुए फोन उठा लिया। फोन उसके पिता वकील साहब का था। फोन उसने स्पीकर पर ही रखते हुए कहा, प्रणाम। हम आपको फोन करने ही वाले थे। संजय ने वकील साहब के कुछ कहने से पहले ही कहा। वकील साहब को संजय की सफाई नहीं सुननी थी। उनका मामला थोड़ा ज्यादा ही गंभीर था। उन्होंने संजय की बात का जवाब देने के बजाय सवाल किया। छोटके चाचा गांव से आए हैं। कह रहे हैं कि ज्योति अभी तक घर नहीं पहुंची। वही बताने के लिए तो फोन कर रहे थे। कोचिंग में ही दांत लग गया उसको। उसके मास्टर का फोन आया था। जिला हॉस्पिटल ले गए थे, पानी चढ़वा दिए हैं, अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर बनारस रेफर कर दिया है, सो वहीं लेके जा रहे हैं। कोचिंग कब से करने लगी वो? वकील साहब ने माकूल सवाल किया। अभी इसी हफ्ते लगवाए थे, गढ़वार रोड में। संजय ने जैसे तैसे बात संभाली। दांत कैसे लग गया उसको? वकील साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। अब हम कैसे बताएं कि कैसे लग गया? अकेले बारात भर का काम करवाएंगे आप लोग, फिर ऊपर से ग्रेजुएट भी करना है कि शादी में दिक्कत नहीं हो, तो दांत जीभ सब लग जाएगा। संजय लगातार के सवाल से क्रुद्ध हो गया। वैसे भी कोई जवाब उसके पास था ही नहीं। हम कराते हैं बारात भर का काम। वकील साहब तनिक उत्तेजित होकर बोले। आप कराएं चाहे सुजान चाचा कराएं, एक ही बात है। संजय ने तैस में ही कहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वकील साहब ने कुपित होकर कांपते हुए कहा। तो मत कीजिए बात। बनारस जा रहे हैं, 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। और सुजान चा को कहिएगा कि हम ज्यादा दिन बनारस नहीं रह पाएंगे, इसीलिए 2-3 दिन बाद चाची को लेकर बनारस आ जाएं। हम पहुंच कर हॉस्पिटल का पता बताते हैं। हाँ हाँ, तुम क्यों रहोगे बनारस? घर परिवार देखने के लिए बाप नाम का बैल है ना घर पर। वकील साहब ने आधी ही बात की थी कि संजय ने फोन काट दिया। उसने दरअसल वकील साहब से इस लहजे में बात इसलिए की थी कि उन्हें संजय के झूठ पर विश्वास हो जाए, या फिर कम से कम झल्लाहट की वजह से ही सवाल कम हो। उसने ये कहकर थोड़ा वक्त ले लिया था। हालांकि उसे ये भी पता था कि यह झूठ रात तक ही सच की जगह लेगी। अगर कल भी ज्योति नहीं मिली तो उसके लिए अपने घर वालों से बात छुपानी इसलिए भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि झुन्नू भैया की ओर से इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रात होटलों, सरायों, धर्मशालाओं और लॉजों की खाक छानते बीत गई। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल खंगाल लिए गए। ऑटो, बस और टैक्सी स्टैंडों पर सतर्कता से पूछताछ की गई। नतीजा शून्य निकलना था। नतीजा शून्य ही निकला। नतीजा यूं भी रात भर नहीं निकलना था क्योंकि उसके लिए सुबह का वक्त चुना गया था। सुबह के 4 बजिया ट्रेन ने जब अपनी चिर परिचित आवाज दी तो पता चला कि रात बीत चुकी है और भोर का पहला पहर शुरू हो गया है। आसमान काले से जामुनी होने लगा। संजय के दिल में अनजानी हुक बैठ गई। उसे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे भी काली ये रात थी, ऐसे ही रहना था। आने वाली सुबह उसके लिए इससे भी ज्यादा अंधकारमय होगी। उसे लगा कि काश सुबह ना हो, मगर विधि का विधान ईश्वर के टाले नहीं टलता, फिर इंसान की क्या बिसात। वो अपने ठेहुने पर हाथ रखकर बैठने को ही हुआ था कि रफीक का फोन बज उठा। दूसरी ओर बिरजू था। फोन उठाते ही बिरजू की वहशत भरी आवाज, भैया
स्टेशन आइए जल्दी। स्टेशन का नाम सुनकर रफ़ीक के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके कान सुन्न हो गए, उसने फिर भी खुद पर काबू रखते हुए बस इतना पूछा, "सब ठीक? कुछ मत पूछिए। नेता भैया को लेकर जल्दी स्टेशन में घुसिए।" प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 बिरजू की वहशत भरी आवाज़ और स्टेशन पर बुलाए जाना रफ़ीक को सर्द कर गया। स्टेशन को लेकर, पटरियों को लेकर जो पहले बुरे ख़्याल आते हैं, वो उसके मन में भी आए। मगर खुद को ज़ब्त करते हुए उसने संजय से कहा, "स्टेशन चलो।" "क्या हुआ?" संजय और भी डर गया था। "कुछ हुआ तो है। चलो।" रफ़ीक ने कहा और गाड़ी स्टेशन की ओर दौड़ा दी। थोड़ी ही देर में दोनों स्टेशन में प्रवेश कर चुके थे। प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 जिस पर 4 बजिया ट्रेन लगी हुई थी। ठीक समय पर रोज़ खुलने वाली ये ट्रेन जब वॉशिंग यार्ड से धुलकर आई तो लोग बोगियों में चढ़ने लगे। एक बोगी के पास असामान्य सी भीड़ देखकर रफ़ीक रुकने ही वाला था कि बिरजू उसे दिख गया। बिरजू ने होठों पर उँगली रखकर चुप का इशारा किया और रफ़ीक को ट्रेन के भीतर इशारे से कुछ दिखाया। इशारे की ओर देखते ही रफ़ीक और संजय दोनों नसों में सिरहन दौड़ गई। अनारक्षित श्रेणी की उस बोगी की लड़की की एक सीट पर ज्योति उल्टी पड़ी हुई थी। उसके कमर और पाँव तो सीट पर टिके थे मगर सिर बालों सहित नीचे झूल रहा था। उसके अंतः वस्त्रों का कुछ भाग भी नुमाया था जो भीड़ के जमा होने का मुख्य कारण भी था। उसके मुंह से झाग जैसा भी कुछ निकल रहा था। संजय यह स्थिति देखकर जड़ हो गया। रफ़ीक अभी उसे संभालता तभी बिरजू ने रफ़ीक से कहा, "भैया छुटकी जिंदा है, बस बेहोश है। ये या तो जहर खुरानी है या फिर बहुत नशे में है। हम संभाल लेते हैं लेकिन रेलवे पुलिस आ गई है। अकेले के बस का नहीं था मेरे।" बिरजू को बस इतना ही कहने की जरूरत थी, आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले ही रफ़ीक रास्ता बनाता हुआ बोगी के भीतर चढ़ने लगा। "हटिए, हटिए, चढ़ने दीजिए। अरे दूसरा बोगी देखिए भाई।" कहते हुए रफ़ीक बोगी में सवार हुआ और ज्योति के बगल में जाकर बैठते हुए संजय को आवाज़ दी। संजय आवाज़ सुनकर भीतर जैसे ही घुसा, रफ़ीक उस पर बरस पड़ा। "भौंसी वाले कहे थे ना तुमको कि बीमार है, छोड़ के मत जाना। देखो फिर दौड़ा आया। कहाँ मराने गए थे?" संजय की समझ में कुछ नहीं आया। बात फिर बिरजू ने ही संभाली। "भैया, सफ़र लंबा है तो गुटखा लाने चले गए थे। गुटखा का बत्ती बना के डाल लो। साले पानी लाने गए तो ये लोग अकेली बीमार लड़की को छोड़ के गुटखा खाने उतर गए।" रफ़ीक ने ज्योति को अपने कंधे पर लिटाते हुए उसे अपना शाल ओढ़ा दिया और रिपोर्ट लिख रहे रेलवे पुलिस स्टाफ की तरफ देखने लगा। भीड़ छटकर अपनी-अपनी सीट तलाशने लगी। "ये आपके साथ है?" रेलवे पुलिस ने पूछा। "जी, मिर्गी का दौरा आ जाता है इसे। बनारस लेकर जा रहे हैं। जरा पानी भरने गए तब तक आप लोग ने मजमा बना दिया।" रफ़ीक ने बिगड़ते हुए कहा। "लेकिन मुझे तो ये नशे का केस लगता है। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं क्या? हम कह रहे हैं हमारी बहन है, मिर्गी की मरीज है। आप अलग ग्रंथ बाँच रहे हैं।" बिरजू ने कहा, "देखो बाबू, दिन में तेरा केस हम यहीं देखते हैं, सो जरा होश में बात करो।" रेलवे पुलिस ने कहा, "दरोगा जी, ट्रेन का टाइम हो गया है, मरीज को जाने दीजिए, आइए नीचे, हम और आप होश की बात करते हैं।" कहते हुए रफ़ीक उठ खड़ा हुआ और खड़ा होते-होते भी उसने संजय को ताकीद की, "नेता बच्ची को हवा न लगे, उलट कर बैठो। अस्पताल पहुँचकर हमें फ़ोन करो, हम ज़रा दरोगा जी से बात कर लें।" कहते हुए रफ़ीक दरोगा सहित गाड़ी से नीचे उतर आया। उसने थोड़ी दूर ले जाकर दरोगा को कुछ पैसे दे दिए। दरोगा ने बदले में सादे कागज़ पर लिखी रिपोर्ट फाड़ दी, जो वैसे भी किसी काम की नहीं थी और साथ ही साथ ज्योति का हैंडबैग उसे दे दिया। ट्रेन एक लंबी सीटी के साथ बनारस की ओर चल पड़ी। रफ़ीक स्टेशन पर खड़ा धुएँ का गुब्बार देखता रहा। शान और साँस दोनों की कीमत लगी और हुआ है कि शान का पलड़ा भारी रहा। गाड़ी के प्लेटफ़ॉर्म पार हो जाने पर रफ़ीक को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ी में पहले इज्जत बचाने की प्राथमिकता दी और ये भी नहीं सोच सका कि ज्योति की हालत कितनी नाजुक है या हो सकती है उसे यहीं इलाज की ज़रूरत हो। इतना सोचते-सोचते ही उसने घबराहट में फ़ोन निकाला और फ़ोन लगाने लगा। फ़ोन 2 घंटे के बाद ही उठ गया। रफ़ीक ने फ़ोन को स्पीकर पर डालते हुए कहा, "हेलो, कादिर मियाँ?" रफ़ीक बोल रहे हैं। "रफ़ीक भाई, सलाम वालेकुम।" कादिर की आवाज़ आई। "वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं अभी?" "चट्टी पर, मिसवाक रगड़ रहे हैं। भोर में और कहाँ रहेंगे?" "अच्छा सुनिए, एक ज़रूरी काम है, हुक्म कीजिए रफ़ीक भाई।" "4 बजिया ट्रेन अभी आपके चट्टी से गुज़रेगी।" "हाँ, अभी 10 मिनट लगेगा।" "किसी को ट्रेन पकड़वाना है?" "नहीं, नहीं, ट्रेन रुकवाना है आपकी चट्टी पर।" "रुक जाएगी रफ़ीक भाई और हुक्म कीजिए।" कादिर ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। "मामला गंभीर है कादिर भाई, गाड़ी रोकनी ही होगी।" रफ़ीक ने फिर जोर देकर कहा। "रुक जाएगी रफ़ीक भाई, रुक जाएगी। हाथ दे देंगे, रुक जाएगी।" कादिर ने कहा। "क्या?" रफ़ीक को लगा कि कादिर अब भी गंभीर नहीं हुआ। "काहे रफ़ीक भाई? कि हाथ दे देंगे तो रोक देता है सब, और नहीं तो पटरी पर मवेशी खोल देंगे, रोक देगा सब।"
कादिर ने बड़े आराम से दातुन करते हुए कहा, जैसा हो उसको रोकिए, ऑटो लेकर जाइएगा। इंजन से तीसरा बोगी में नेता मिलेगा, संजय नेता। उसकी बहन की तबीयत नासाज है थोड़ी, लड़की जात है, इसलिए बलिया में इलाज नहीं करा सकते। चट्टी पर के यूनानी डॉक्टर साहब को ही दिखाना है। दिक्कत ही कोई नहीं है रफीक भाई, डॉक्टर साहब को ही लिए जाते हैं साथ में, वही मवेशी खोल देंगे पटरी पर, आप चिंता न करें। उसकी बात से मुतमईन होकर रफीक ने फोन काट दिया। इधर कादिर ने, जो कि टेम्पो चालक था, जल्दबाजी में दातुन फेंकी और चट्टी से बिल्कुल सामने ही रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। कादिर की टेम्पो वहीं लगी ही रहती थी। ट्रेन नियत समय पर ही आई और वाकई रुक गई। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। ठीक 15 मिनट बाद बाजार के बीचों बीच कारण कारण वही जो कहा गया था। पटरी के लोहे से मवेशी बांध दिए गए। ड्राइवर साहब को दूर से दिखे इसलिए सफेद और काली दोनों गाय बांध दी गई थी। गाय पर ट्रेन चढ़ा दे इतनी हिम्मत ड्राइवर साहब में तो कतई नहीं थी। सो गाड़ी रुकनी थी, गाड़ी रुक गई। कादिर ने ठीक इंजन से तीसरी बोगी के सामने अपनी ऑटो लगा दी। रफीक ने संजय को पहले ही इस बाबत जानकारी दे दी थी। कादिर की ऑटो देखते ही संजय ने दुबली पतली ज्योति को कंधे के ऊपर डाला और ट्रेन से उतर गया। रफीक ने यूनानी डॉक्टर जानबूझकर चुना था। डॉक्टर उसकी जान पहचान का था, और फिर किसी अस्पताल में भर्ती कराने पर वही सवाल और जवाब, जिससे बचना फिलहाल जरूरी था। डॉक्टर ने अपनी डिस्पेंसरी घर के ही 2 कमरे में बना रखी थी। उसने फौरन ही ज्योति को एडमिट कर जरूरी इलाज चालू कर दिया। संजय बाहर बरामदे में ही भूत सा बैठा रहा। बिरजू बहरहाल दवाइयों के लिए दौड़ता रहा और रफीक से फोन पर भी बात करता रहा। 3-4 स्टेशनों की ही दूरी थी, सो रफीक भी अगले घंटे में अस्पताल पहुंच गया। ये संयोग की ही बात रही कि रफीक के पहुंचते पहुंचते ही डॉक्टर भी बाहर आए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक? रफीक ने संजय को अनदेखा करते हुए सीधे डॉक्टर से पूछा। हाँ, डॉक्टर ने भी बिना लाग लपेट के बता दिया। रफीक ने अब जाकर संजय को झकझोरा और फिर संजय की तसल्ली के लिए डॉक्टर से पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? घबराने की तो नहीं, मगर बताने की बात जरूर है रफीक भाई, बताइए। बेफिक्र हो सकता हूँ, डॉक्टर ने अपना डर जताते हुए कहा। हाँ, कहिए। ये लड़की कौन है रफीक भाई? कौन है मतलब? बहन है हमारी। रफीक ने सवाल से आक्रोशित होकर कहा। पक्का ना? डॉक्टर ने सहमते ही पूछा। बात क्या है डॉक्टर साहब, खुलासा कहिए। रफीक ने कहा, यह पुलिस केस है, जाहिर है, और हमें पुलिस में नहीं जाना, इसलिए तो यहाँ। रफीक ने अभी आधा ही कहा था कि डॉक्टर ने टोक दिया। आप समझ रहे हैं, इनके साथ जिस्मानी। क्या? डॉक्टर ने बीच में टोकते ही आश्चर्य से पूछा। मतलब? अब की रफीक के मुंह से आवाज निकली। मतलब इनके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाए गए हैं। ठीक से कुछ कहना मुश्किल है कि ज्यादती ही है, या अपनी मर्जी से। डॉक्टर्स के इतना कहती रफीक ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया। बहन है हमारी, होश में रहकर बात कीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो हम होश खो बैठेंगे। डॉक्टर ने संजय ने डॉक्टर की गिरबान झंझोड़ दी। बात तो सुनिए, जिस्म पर ज्यादतियों की निशान नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि या तो अपनी मर्जी के ताल्लुक हैं या फिर नशा देने के बाद, मगर दोनों ही स्थिति में यह तय है कि जिस्मानी संबंध बने हैं। ये पुलिस केस है। पुलिस केस था डॉक्टर साहब, अब नहीं है। हमें कोई केस नहीं करना। यह बताएं वो कब होश में आएगी? संजय ने खुद को संभालते हुए कहा। शाम तक, मगर कमजोरी रहेगी। ठीक है, शाम तक की फीस बता दीजिए डॉक्टर साहब ने। संजय ने डॉक्टर से कहा। कहा ना, शाम तक कमजोरी रहेगी। आप कल ले जाएं तो ठीक रहेगा। आज ही जाएगी। बिरजू बलिया तक के लिए गाड़ी ठीक करो। शाम को होश आए बेहोश रहे, बलिया लेकर निकल जाएंगे। संजय ने रफीक की उपेक्षा करते हुए बिरजू से कहा। नेता, बात समझो, इस तरह बलिया जाएगी तो? रफीक ने फिर भी कहा, जिस तरह जाए आज ही जाएगी, और कृपा करके हर चीज में टांग मत घुसाओ। संजय ने तलख होकर कहा। रफीक ने आगे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। डॉक्टर मामले की गंभीरता जानकर चुप हो गया और वहां से हट भी गया।
बिरजू गाड़ी की तलाश में शहर की ओर निकल गया। रफीक बाहर बने लॉन में टहलता रहा। उसे संजय का इस तरह बोलना बुरा लगा था, मगर वो ये सोचकर भी मगर ये सोचकर कि संजय भी समझ सकने की स्थिति में नहीं है, अपने मन को सांत्वना दे रहा था। वह भी उस उधेड़बुन से किसी नतीजे पर पहुंचता कि तब तक उसने महसूस किया कि लॉन में ठीक उसके पीछे संजय भी खड़ा है। वो पीछे मुड़ा और अभी कुछ कह ही पाता कि उससे पहले संजय ने ही कहा, तुम धोखा दिए हो मियाँ। अचानक से निकले संजय के ये शब्द रफीक को अवाक कर गए। वो कुछ क्षण तो खामोश रह गया, मगर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ, हम मानते हैं कि हमको तुमको बताना चाहिए था, लेकिन बच्ची जैसी थी भाई। हमेशा लगा कि इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है इसको। हम ही डांट देंगे, तुम तक बात नहीं जाएगी। तुम सह दिए हर बार, और ये सहकती चली गई हर बार। तुमको देख के आगे बढ़ती रही कि सब सही है। संजय ने रफीक की आंखों में अपनी पथराई आंखें जमाए हुए कहा, खुदा के लिए ऐसा इल्जाम मत दो भाई। हमको ऐसे अंजाम का अंदेशा होता तो। रफीक ने अभी बात भी पूरी नहीं की थी कि बिरजू ने आकर रफीक के कान में कुछ कहा। इल्जाम नहीं, हकीकत है रफीक। घर की इज्जत कब घर से बाहर आई, हम जान ही नहीं पाए। तुम जान रहे थे और बढ़ावा देते रहे। हम नेतागिरी में ऐसे उलझे कि आंख ही फेरे रहे घर परिवार से। संजय ने और भी जाने क्या क्या कहा, मगर रफीक ने बस सुना। रफीक उसका नाम, जो दोनों दोस्तों के बीच न जाने कब से गायब था। रफीक, मियाँ नहीं रफीक, मतलब बात बिगड़ चुकी थी। रफीक समझ रहा था, फिर भी उसने कोशिश की और कहा, नेता हमारी बात सुनो। संजय ने रफीक के बोलते ही उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और थोड़े दृढ़ आवाज में ही कहा, नहीं, अब की हमारी बात सुनो और माफ करो भाई। इतने पर भी माफ कर दो। भाड़ में गई नेतागिरी। हमको थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो, देखे क्या कुछ हो पाता है। कहते हुए संजय बाहर चला गया। रफीक कई मिनट तक उसी जगह जड़ सा खड़ा रहा। ज्योति खतरे से बाहर थी, मगर अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। बिरजू ने संजय के कहने पर एक कार का इंतजाम किया। गाड़ी बिरजू ने खुद चलाई। पीछे की सीट पर बीच में ज्योति को लिटाए हुए देर रात गाड़ी गाजीपुर से निकली और लगभग 2 बजे वकील साहब के दरवाजे पर लगी। संजय ने पहले ही घर का दरवाजा खुला रखने की ताकीद कर दी थी। दरवाजे पर पहुंचकर बिरजू ने पहले उतरकर अंगड़ाई तोड़ी। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद भी कार बिल्कुल दरवाजे से सटाकर लगाई गई और झटके से नीम होश ज्योति को खींचकर घर में दाखिल कर लिया गया। बिरजू उसी गाड़ी से घर लौट गया। बात अब घर वालों से छुपाने की बस की नहीं थी। संजय ने घर पहुंचकर सारी बातें पिता और चाचा को बता दी। छुपाने का अब कोई फायदा था भी नहीं। घर में रोना पीटना मचा तो, मगर वकील साहब ने ये कहकर औरतों को चुप करा दिया कि इससे बात पड़ोसियों तक जाएगी, और पड़ोसियों तक गई तो शहर में बात फैलते देर न लगेगी। एक अजीब सा तनाव तो घर में छा ही गया, मगर रोने पीटने की आवाज बंद हो गई। दरवाजा बंद कर लिया गया और ये मान लिया गया कि इज्जत घर के भीतर आ गई। जो तथाकथित इज्जत ज्योति को रात के अंधेरे में घर के भीतर लाकर बचा ली गई, वो सुबह होते ही वीडियो के जरिए लोगों के जेबों तक पहुंच गई थी। दीवानावार चारों सिमत ढूंढा, उसे मोहब्बत से खुदकशी कर ली। बिल्ली अमूमन बहुत शर्मीली और दब्बू होती है, मगर जब उसे कमरे में बंद कर दिया जाए और उसे भागने की जगह ना मिले, तो वो सीधे इंसान के गर्दन पर ही हमला करती है। ज्योति भी फिलहाल इसी स्थिति में थी। सुबह उठते ही उसने जब आंखें खोली तो उसने सामने माँ को देखा। उसने कोई हरकत नहीं की। उसे लगा कि वो अपने घर में ही है, मगर जैसे ही उसे रात की बात याद आई, वो दूसरे ही आशंका से घिर गई। हड़बड़ाकर उठ बैठी और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि रात तो वो अनुपम के साथ थी, फिर सुबह अपने घर में कैसे। बीच की कोई बात उसे याद नहीं थी। वो घर से तो लौट कर नहीं आने की निकली थी, मगर अब जब उसने खुद को घर पर ही पाया, तो वो समझ गई कि सब को सब कुछ पता चल गया है और उसे किसी तरह अनुपम से छीन कर घर लाया गया है। उसे पता था कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, और इन सब से ऊपर उसे यकीन था कि अनुपम को मार दिया गया है। जागते ही उसने सामने बैठे संजय को भी देखा। जब उसके जाग जाने पर उठकर खड़ा हो गया था। ज्योति, जिसने कभी संजय की आंखों में शायद देखा हो, आज उसके सामने खड़ी थी। हमको जाना है, ज्योति ने लगभग चीखते हुए कहा। कहाँ? संजय ने शांत चित ही पूछा। उन्हीं के पास। जवाब फिर उसी ढिठाई से आया। किसके पास? संजय ने फिर उसी शांति से पूछा। आप जानते हैं? ज्योति ने कहा, नहीं जानते हैं। तुमने कभी बताया? संजय ने जवाब दिया, आप लोग मार दिए हैं उनको।
ज्योति ने अपनी असली शंका अब जताई। किनको? संजय नाम सुनना चाहता था। अनुपम जी को। ज्योति ने अब पहली बार जिस मुंह से नाम लिया, उसी मुंह पर, उसी होंठ पर मां की थप्पड़ खाई। हराम जाती, लाज नइखे नु लागत। बड़ भाई मताहरी के आगे बेहया होखे में। मां ने गुस्से में बदजबानी की, मगर बात अब उस स्थिति में थी जहां पिता भाई मां से भी खुलकर ही कहना था। ज्योति अपनी बात रख रही थी। हमें बताया क्यों नहीं? संजय ने पूछा। कैसे बताते? क्या बताते? ज्योति एक बारगी चीखी। उसने आज पहली दफा भाई के आंखों में आंख डालकर देखा। कुछ क्षण आंखों से ही गुस्सा जताती रही और फिर कहा, 8वीं में एक लड़का कॉपी देने आया, मार हम खाए। क्या गलती थी मेरी? 10वीं मंदिर गए थे आप ही के साथ। घंटी बजाते समय एक लड़के का हाथ छू छू गया था, गलती से आप उसको पीटने लगे। हम जब कहे कि नहीं गलती उसकी, उल्टे हाथ से मारे वही मंदिर में आप ही। क्या बताएं, कैसे बताएं? कहिए। बात खत्म कर ज्योति सुबकने लगी। सवाल मेरा फिर वही है। बता सकती थी तुम, इतना तो विश्वास कर सकती थी। विश्वास था आप लोगों को। क्या किए थे हम, सिवा लड़की पैदा होने के? विज्ञान पढ़ना था हमको, दिन रात पढ़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा निकाले। आप लोग जाने दिए? नहीं ना। हम कहे कि बनारस में बसंत कन्या महाविद्यालय में ही पढ़ा दीजिए, वो तो लड़कियों का ही कॉलेज था ना, मगर वहां तक भी नहीं जाने दिए आप सब। कहे कि यही इतिहास पढ़ो। और इतिहास भी क्यों? क्योंकि इतिहास के प्रोफेसर सुमित्रा चाचा है, घर की लड़की पर नजर रख सकेंगे। नहीं पढ़ना था इतिहास हमको, चिल्ला कर रोते हुए ज्योति ने कहा। हाँ रे मटी लगनी, अतना शासन पर त ई दिन दखवैले। ज्योति की मां ने उसे कोसते हुए फिर एक थप्पड़ जड़ा, जिस पर संजय ने उन्हें ना मारने का इशारा किया। इतना कुछ मन में रखी थी, आज बता रही हो, पहले ही बता देती। संजय ने लंबी सांस खींचकर कहा। पढ़ाई छुड़वा देते आप लोग मेरा, हम नहीं छोड़ना चाहते थे। किसको? उन्हीं को। ज्योति ने फिर तैश में कहा। एक थप्पड़ मां का फिर होंठों पर पड़ा। हमको उनके पास जाना है, ज्योति ने कहा। चाची, एकरा लेके गांव जा, संजय ने बहस बंद करते हुए कहा। आपने उनके साथ क्या किया है? मेरी बात कराइए। मेरा फोन कहाँ है? कि अगर ज्योति अपना फोन आसपास ढूंढने लगी, मां के तीसरे थप्पड़ के साथ साथ न जाने कितने थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ गया। तुम्हें पता है तुम कहाँ और कैसे मिली हो? संजय ने दोनों हाथ छाती पर बांधते हुए कहा। ज्योति ने कुछ नहीं कहा, मगर वो जानना जरूरी चाहती थी। सवेरे वाली ट्रेन में बेहोश। संजय ने सांस छोड़ते हुए कहा। झूठ, साफ झूठ। आप उनको मार दिए हैं और कहानी आप मेरी बात कराइए उनसे। बोल क्या नंबर है? संजय गुस्सा पीते हुए बोला। बाबा जी अकर बात मत सुनी, ई कुल बोरेन बहिल बिया। ज्योति की मां ने माथा पीटते हुए कहा, जिसका ध्यान न देकर संजय ने फिर पूछा। क्या नंबर बताओ? 98 11 13। ज्योति ने फौरन कहा। और मेरा नंबर? संजय ने तंज में कहा, जिसके जवाब में ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय ने कुछ देर उसे देखा और फिर फोन लगाकर आगे कर दिया। ज्योति ने हड़बड़ी में फोन लिया और इंतजार करने लगी। रिंग जाती रही, फोन न उठना था, ना उठा। लंबी एक रिंग के बाद फोन कट गया। दोबारा ज्योति ने वही नंबर लगाया, तब तक फोन बंद किया जा चुका था। संजय तेजी से कमरे से निकलकर बैठा खाने में आ गया, जहां चिंतित पिता और चाचा सिर पकड़े बैठे थे। इसे गांव ले जाइए, यहाँ रहेगी तो गांव में बात बननी शुरू हो जाएगी, संजय ने अपने चाचा से कहा। गांव भी नहीं, हम कहते हैं इसे लखनऊ भेज दीजिए, कुछ दिन के लिए बड़की के पास। वकील साहब ने ज्योति को अपनी बुआ के पास भेजने की बाबत कहा। नहीं, बांध कर चौपाई को रखा जा सकता है, दो पायों को नहीं। ये फिर कोशिश कर सकती है, इसलिए आंख से दूर नहीं कीजिए अभी। नादानी है, बचपन है, गांव पर ही रहे, गांव पर ही रखिए, संजय ने अपने पिता और चाचा को समझाते हुए कहा। बचपन नहीं है, बचपना नहीं है, बदमाशी है ये। यही मोबाइल टीवी बिगाड़ रहा है सबको, वकील साहब ने भुनभुनाते हुए कहा। ज्योति के पिता की आंख में आंसू अटक कर रह गए थे। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनके लिए सब्र बस इतना ही था कि बात अभी चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी। मगर वो गलत थे। बात न सिर्फ चार दीवारी के बाहर गई थी, बल्कि अब तो लोगों के जेबों में रखे मोबाइल के जरिए लोगों की जुबान पर आ गई थी। दोपहर होते होते एक वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक विषबेल की तरह फैलने लगा। रफीक के लड़कों का जाल जिले भर में था। पता जल्दी ही लग गया। नसीम भागता हुआ जब रफीक के पास पहुंचा तो उसकी जुबान उसके दिमाग के साथ नहीं दे पा रही थी।
अनर्गल ही कुछ बुदबुदाते हुए उसने अपना मोबाइल रफ़ीक के सामने कर दिया। रफ़ीक ने जब वो वीडियो शुरू की तो सन्न रह गया। उसने फ़ौरन वीडियो बंद किया और मामला समझते ही उजमा को फ़ोन लगाया और सारी बात समझाते हुए उसे सीधे प्रोफ़ेसर कॉलोनी आने को कहा। चूँकि नाराज़गी के कारण संजय ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था, इसीलिए रफ़ीक ने उजमा को नसीम के साथ ही संजय के घर भेजना ठीक समझा। रफ़ीक के कहने पर प्रोफ़ेसर कॉलोनी से नसीम ने उजमा को लिया और रफ़ीक के बाइक में बैठाकर वकील साहब के घर ले गए। उजमा ने नीचे खड़ी देखकर संजय की माँ और चाची गुस्से से आग बबूला हो गई। ऐसी स्थिति में सहेलियाँ ही को भाजन और लड़की के भागने का सहायक मान ली जाती है। घर की औरतों ने फरमान जारी किया कि लड़की को नीचे से ही लौटा दिया जाए। संजय जानता था कि उजमा को स्थिति की जानकारी है, मगर फिर भी संजय ने घर की औरतों से ये कहते हुए बात संभाली कि संभव है कि उजमा को कुछ भी पता ना हो और इस स्थिति में उसे ने मिलने देने से ज़्यादा संशय उत्पन्न हो जाएगा। संभव है कि वो तबीयत की खराबी सुनकर ही आई हो, इसलिए बेहतर ये है कि उसे मिलने दिया जाए और बहाने से चाची वहीं बैठी रहे। ऐसा ही किया गया। उजमा आई, उजमा को देखकर ज्योति की थोड़ी हिम्मत मिली। उजमा ने पहले उसकी तबीयत की बाबत पूछी, ज्योति के बजाय चाची को ही जवाब देती पाकर उजमा समझ गई कि खुलकर ज्योति को वो बात नहीं बता पाएगी जो बताना निहायत ही ज़रूरी है। उसने धीमे से बिना आवाज़ का वीडियो चलाकर बिस्तर पर रखा और उठते हुए चाची से कहा, चाची बाथरूम किधर है? चाची निश्चित होकर उजमा को लेकर बाथरूम की ओर चली गई। बिस्तर पर रखा हुआ वीडियो चलता रहा। ज्योति ने उसे उठाकर अपने घुटनों के बीच रख लिया। वीडियो उस वक्त का था जिस वक्त उसे कुछ याद नहीं था। वीडियो में अनुपम के साथ कोई और भी था और दोनों के साथ थी ज्योति। उसके चेहरे पर आते भाव वीडियो में उतरते उसके वस्त्रों के साथ ही उतरते रहे। उसने तब तक उस वीडियो को देखा जब तक उसका चेहरा भावविहीन नहीं हो गया। अब और सह पाना ज्योति के कमजोर शरीर के बस में नहीं था, ना ही ये सब दोबारा देख पाने की शक्ति उसमें बाकी थी। ऐसा लगता था कि चेहरे तक खून पहुंचाने वाली नस कहीं बीच में ही सूख गई है। जड़ चेहरे के साथ ही ज्योति दोबारा संज्ञा शून्य होकर एक और लौटा गई। जो पूरा नहीं देख पाई, अब पूरा शहर देख रहा था। मगर एक इंसान को यह पाप देखने से रोकना था, संजय को यह देखने से रोकना था और रोकने के लिए ही रफीक ने नसीम को उजमा के साथ भेजा था। वो खुद जाना चाहता था, मगर कल रात की घटना ने उसे अजाब में डाल दिया था। उसके किए कोई फोन भी संजय ने नहीं उठाए थे। इसी कारण उसने नसीम को संजय के घर विशेष हिदायत के साथ भेजा था। उसी हिदायत के साथ नसीम ने घर पहुंचते ही संजय से सीधी बात की, भैया मोबाइल कहाँ है आपका? है क्या हुआ? एक फोन करना है रफीक भैया को, मेरा स्विच ऑफ हो गया है। रफीक का नाम सुनकर संजय चुप हो गया। उसने चुपचाप ही जेब से निकालकर मोबाइल नसीम को पकड़ा दिया। नसीम मोबाइल लेकर छत पर गया और मोबाइल जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो टूटा मोबाइल लिए नीचे आया और संजय के हाथ में मोबाइल रख दिया। गिर गया क्या? संजय ने हतप्रभ होकर मोबाइल देखते हुए कहा, नहीं भैया। फिर टूटा कैसे? टूटा नहीं भैया, तोड़ दिए। मतलब? संजय ने तहस में कहा, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है भैया और दिमाग भी ज़्यादा नहीं, इसलिए सीधा कहेंगे अनुपम नेता छुटकी का कोई वीडियो बना लिया है। वीडियो ठीक नहीं है, इसीलिए आप अल्लाह के वास्ते कुछ दिन फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। नसीम ने साफ मगर धीमी आवाज़ में यह बात संजय से कही, जिसे बस संजय ही सुन पाए। ये सुनते ही संजय आसपास के शोर व गुल में महरूम हो गया। उसके कानों में सीटियां सी बजने लगी। वो वहीं दीवार से लगा वो वहीं दीवार से लग गया। ऐसा नहीं था कि संजय को ऐसे किसी गलीच हरकत का अंदेशा नहीं था, मगर वो फिर भी मन में आते इस ख्याल को टालता आ रहा था। अब जब उसकी शंका साबित हो गई, दीवार से लगे हुए ही वो वहीं छत पर निर्जीव सा बैठ गया। नसीम ने देखा कि उजमा नीचे मेहमान खाने में पहुंच चुकी है, तो वो भी छत से नीचे उतर आया। छत पर बेजान संजय रह गया और कमरे में बेहोश ज्योति। नसीम ने बाइक स्टार्ट की, उस पर उजमा बैठी और गाड़ी गली से ओझल हो गई। कभी कभी मन ना चाहते हुए भी ये मानने को बाध्य हो जाता है कि बुरा वक्त वाकई ग्रहों नक्षत्रों से संचालित होता है। चीजें सही चलते चलते अचानक ही गलत होने लगती है और ये समस्याएं एक एक कर नहीं बल्कि एक साथ आकर व्यक्ति के मनोबल पर प्रहार करती हैं और यूं करती हैं कि वो व्यक्ति स्वयं भी स्वयं को भाग्य के हाथ की कठपुतली समझने लगता है। समस्याएं मकड़ियों की तरह होती हैं, जब क्रुद्ध हों तब वो आठों दिशाओं से घेरती है और पहले तो
पांव से वार करती है। संजय और रफीक की समस्याओं का एक पांव खुल चुका था। एक और वो ज्योति को लेकर परेशान था। संजय ने रफीक से एक तरफा बात बंद कर दी थी। दोनों को अपनी उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा था कि तभी समस्याओं के दूसरे पांव का वार हुआ। नसीम उजमा को लेकर गंगा घाट पर पहुंचा था, जहां से उजमा को आगे अपने घर के लिए रिक्शा लेनी थी। नसीम ने उजमा को बाइक से जब उतारा तो शाम का छुटपुटा गहरा गया था। दरअसल अंधकार हो जाने पर ही उजमा को रिक्शा पर बैठने की सलाह रफीक ने दी थी। बाइक से उतरकर बुरके में ढकी उजमा सीधे रिक्शे पर बैठ गई। उसका रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा, उसने पटाखे जैसी कुछ आवाज सुनी। उसे लगा कि शायद किसी रिक्शे का टायर फट गया होगा। उसने मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। लड़कियां यूं भी मुड़ मुड़ कर नहीं देखा करती हैं, ऐसा उसने हिदायतों में सीखा था। सो उसका रिक्शा आगे की ओर निकल गया। वो देख भी नहीं पाई कि उसके पीछे नसीम को गोली मार दी गई है और वो बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा है। भगदड़ मच गई है। पेड़ के दो तनों के बीच से गोली मारने वाले हाथ उजमा के उसी भाई के थे, जिसकी उम्र भी 16 साल भी नहीं थी। वो देख भी नहीं पाई कि उसके पीछे उसका प्यारा भाई इतना बड़ा हो गया है कि गैरत कत्ल के लिए बंदूक उठा सकता है। इरादतन गैरती कत्ल, घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया कत्ल, मगर उसके लिए तो रफीक निशाना होना था, या फिर स्वयं उजमा ही। इरादा और निशाना रफीक ही था। धोखा मोटरसाइकिल, रात, धुंधलके और बदकिस्मती के कारण हो गया। मगर ये सब भी उजमा कहाँ देख पाई। वो तो ये भी नहीं देख पाई कि उसका मासूम भाई सचमुच इतना मासूम है कि पीछे खड़े अनुपम राय के हाथ की कठपुतली होकर रफीक के भरम में नसीम को गोली मार बैठा है। वो नहीं देख पाई कि उस भीड़ में से अनुपम राय उस लड़के को काम पूरा करवाकर गाड़ी में बैठकर वहां से भगा ले गया है। अब वहां कुछ है तो लोगों का शोरगुल, भगदड़ और सड़क पर गर्म खून से सनी एक लाश। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई यह दुस्साहसिक घटना, जिसकी खबर पुलिस को ना होना एक असंभव सी घटना ही थी। मगर लोकोक्ति ही है कि जिधर जिल्ले इलाही उधर मुंसिफ सिपाही। सो पुलिस भी खबर करने की कवायद के बाद ही पहुंची। नसीम अब नसीम नहीं था, एक लाश था जिसकी पहचान की कवायद शुरू हो गई थी। नसीम जो कल तक दोस्त था, जान देने को आतुर भाई था, आज महज एक शरीर था। और रफीक के भरम में मारा गया था। और रफीक, उस तक जब खबर पहुंची तो वो जड़ हो गया। आज सुबह ही ज्योति वाली घटना और फिर संजय का उससे जिम्मेदार ठहराया जाना उसे तोड़ चुका था। नसीम की सुनकर वो बिखर गया। बिरजू ने जब उसे यह खबर दी तो उसे एक बार भी विश्वास ही नहीं हुआ। अभी घंटे भर पहले तो उसने उजमा को नसीम के साथ भेजा था। उसने उजमा को फोन लगाकर पूछा तो वो भी अनविज्ञ थी। बात उस तक अभी पहुंची ही नहीं थी। फोन रखकर वो बदहवास कचहरी रोड की तरफ भागा। जब तक वो पहुंचा तब तक नसीम के शरीर को पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। रफीक वहां से दौड़ा और सीधा पुलिस थाने पहुंचा, जहां संजय, बिरजू और रफीक के पिता सगीर अहमद पहले से ही पहुंचे हुए थे। रफीक को देखते ही उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आगे बढ़ खुरदार, सगीर अहमद ने कठोर आवाज में कहा। रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने रफीक से मुखातिब होते हुए बिरजू से कहा, इश्कबाजी से फुर्सत पा गए हो तो कोई इन्हें बता दे कि लड़के की मिट्टी कल राजपूत नवेरी कब्रिस्तान में है। लड़के को घर से चिराई घर तक तो पहुंचा ही चुके हैं, लेकिन अगर जरा भी शर्म बाकी हो तो कब्रिस्तान में अपनी मनहूसियत शाया करने ना आए। मरहूम को आखिरी वक्त सुकून से जाने दे। पिता की बात तो रफीक को सुई की तरह चुभी ही, मगर उससे ज्यादा उसे संजय की उपेक्षा चुभी। उसने 1 मिनट तक लगभग संजय की आंखों में देखा। संजय की आंखें उससे अलग पुलिस की कार्रवाइयों पर टिकी रही। बिरजू ने ही अलग ले जाकर रफीक को सारी बातें बताई। ये भी कि दबी जुबान लोग यह कह रहे हैं कि गोली मुस्तकीम हसन के बेटे और उजमा के छोटे भाई इसरार ने ही मारी है। ये भी कि गोली चलाने वाली उंगलियां उसकी थीं मगर हाथ अनुपम राय का है। मगर ये सब बातें दबी जुबान से ही कही जा रही है। मुंह खोलने को कोई राजी नहीं है। कारण झुन्नू भैया का खौफ और मुस्तकीम हसन का रुतबा। ये भी कि संभवतः गैरती कत्ल का इरादा था और निशाना रफीक था।
रात और मोटरसाइकिल के भरम की वजह से रफीक बच गया और नसीम हलाक हुआ। बिरजू ने गुपचुप और गूढ़ भाषा में ही रफीक को सारी बातें बताई, मगर रफीक के जहन में एक ही बात घूमती रही। रफीक की जगह नसीम हलाक हुआ। वह जड़ सा खड़ा बिरजू के हिलते होठों को देखता रहा। अपराध बोध ने उसके सुनने और समझने की शक्ति उस वक्त के लिए क्षीण कर दी थी। उसकी जड़ता तब टूटी जब एक पुलिस अधिकारी उसे झकझोरा। भीतर ले जाकर पुलिस ने मोटरसाइकिल से जुड़े कुछ सवालात तो उससे किए, जिसके जवाब देकर रफीक बिना किसी से कुछ कहे उल्टे कदमों से पीछे हटता हुआ बाहर निकल गया। संजय बहरहाल देर रात तक थाने के बाहर में ही खड़ा रहा। संजय ने महसूस किया कि उसके गले में कुछ आकर ठहर गया है, जो बार बार थूक घोटने पर दर्द दे रहा है। और छात्र राजनीति एक मुस्लिम छात्र की हत्या के बाद से उबाल पर थी। हत्या एक मुस्लिम विद्यार्थी की हुई थी। प्रशासन खामोश था और ना ही उसके मित्र रफीक और संजय ने ही कुछ ठोस किया था। नसीम जाहिराना तौर पर रफीक के साथ था और रफीक संजय के साथ। इस तरह से अनुपम राय ने मुस्लिम छात्रों के वोट का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में यूं कर लिया। संजय और बाकी छात्र नेताओं को मुस्लिमों की जान की चिंता नहीं है। बात कुछ हद तक सही भी थी। संजय अपने घरेलू समस्या में इस कदर फंसा था कि वो इस वक्त ही नहीं दे पाया, और रफीक तो संजय की नाराजगी के बाद बिल्कुल ही काठ का हो गया था। उसने उस घटना के बाद उजमा को फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ ही आया। मगर नसीम की मौत से सबसे बुरा ये हुआ रहा कि विश्वविद्यालय का मुस्लिम वोट संजय से खिसक कर अनुपम राय के वोटों में मिल गया था। दुख की मात्रा नापने की कोई इकाई होती तो यह साबित कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता कि विश्वास का टूटना श्वास के टूटने से कहीं अधिक कष्टकारी होता है। छले जाने का भाव और घाव है जो दिखता नहीं, मगर हर क्षण टीसता रहता है। दैहिक छल, दैहिक कम और मानसिक अधिक होता है। मस्तिष्क के तंतु हर क्षण हृदय को धिक्कार तरंगे भेजते रहते हैं। पहले चयन के निर्णय में ही यदि छल मिले तो व्यक्ति इस कदर निर्बल हो जाता है कि वो आगे के लिए जाने वाले हर निर्णयों में ताउम्र भयभीत ही रहता है। ज्योति अवसाद में तो थी, मगर जाहिर नहीं कर रही थी। वो गांव आ गई थी और चुपचाप अपने किताबों में मुंह छुपाए रहती थी। बात बात में माँ के ताने वो चुप होकर सुन लेती थी। अकेले में रो लेना तो जैसे नियति ही हो। घर के काम पहले जैसे ही करती थी, अब बल्कि ज्यादा ही करने लगी थी। देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में कुछ खतरनाक चल रहा है। उस रोज पिता उसके लिए लड़का देखने गंगा पार गए हुए थे। पिता जिसकी इकलौती बेटी पर नजरें संदिग्ध हो रही थी, जिस पर फिक्रे कसे जा रहे हों, उसकी मन स्थिति का शतांश आकलन करने के लिए भी आपको पिता ही होना पड़ता है। बगैर पिता हुए हम सहानुभूति तो रख सकते हैं, सहानुभूति नहीं, महसूस कर सकते हैं। लड़की को जल्द और जल्द किसी दूर के घर में ब्याह कर तथाकथित इज्जत बचा लेने की जल्दी घर को थी। माँ जिसे दोनों ही ओर से पिसना होता है, पति को इज्जत की खातिर पल पल कुड़ते देखने को शापित औरत बेटी को तिल तिल मरते भी देख ही लेती है। माँ जो बाहर तो लड़ सकती है, लोगों को चुप करा सकती है, मगर अपनी बेटी के आगे ही हार जाती है। माँ जिसे इस बात की चिंता पल पल खाई जाती है कि एक बार देहरी पार कर गई लड़की दोबारा फिर ऐसा ही ना कर बैठे। माँ जिसे बेटी के निकल जाने से ज्यादा चिंता पति से डांट खाने की है। माँ जो खुद भी औरत तो है, मगर समाज की संकीर्ण सोच ने उसकी सोच पर भी वही छिन्न पर्दा डाल दिया है, जहां बाप की पगड़ी और बेटी की चुनरी एक ही कपड़े की बनी होती है। और बेटी जिसे कहना पड़ता था कि अब चुप कर, न जाने कितने दिनों से अब बोल ही नहीं रही। दिन में ऊँगते पंखे को देखती और रात में रोशनदान में चांद के उतर आने का इंतजार करती रहती। बेटी जो अब किसी के भी चिल्लाने ये सोचकर कांप उठती है कि गुस्से का कारण वही है। बेटी जो माँ को आंचल के किनारे से आंसू पोंछते देखती तो है, मगर उठकर आंसू पोंछ नहीं पाती। उसे झिड़क दिए जाने का डर है।
ज्योति अब भी किसी विश्वास से धीमे से छुपाकर रखे गए मोबाइल में उसी का नंबर दबा देती है और फोन के स्विच ऑफ बताने पर फिर निर्मेश छत पर लगा हुआ पंखा देखने लगती है। उस दिन पिता गंगा पार लड़का देखने गए हुए थे और उन्हें आज नहीं लौटना था। घर में माँ के साथ ज्योति अकेले ही थी। रात उसने रोज की तरह आंखों में ही बिता दी थी। रात का चौथा पहर आ गया था। ज्योति मुंह अंधेरे ही उठी। दबे पांव उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे लगा कि बाहर निकल ही जाएगी कि तभी उसकी माँ की आवाज आई, ज्योतिया कहाँ? बाथरूम जा रहे अम्मा। और चप्पल ढूंढने लगी। फिर तू नहीं भागोगी? माँ ने तिरस्कार से ही कहा, जिसका कोई जवाब ज्योति ने नहीं दिया। तुमने तो परेशान करके रख दिया है। माँ ने आधी नींद में ही कहा, अब नहीं करेंगे अम्मा, कहकर ज्योति बाहर निकल आई। गोवर्धन साव चोरों के लिए बुरी शायद थे। रात भर जागने की बीमारी बुढ़ापे के साथ साथ बंध ही आती है। खांसते जागते वो रात ही नहीं इस जीवन में अपने दिन भी काट रहे थे। इसी कारण रात में आहट पाते ही टोक भी देते थे। इस रात भी अपने सामने से बहुत धीमे उन्होंने जब पांव की आहट पाई तो एक पल को सोचा कि पूछ लें, किस घर की हो बिटिया, मगर फिर स्त्रियों के सोच का समय जानकर चुप ही रह गई। थोड़ी देर बाद जब गोवर्धन साव ने दूर से जोर की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि कुएं में फिर कोई गाय गिर गई। चौपाए को बचा पाना वैसे भी मुश्किल था और गोवर्धन साव बुजुर्ग भी हो गए थे। इसीलिए वो धीमे धीमे चलते हुए कुएं तक आए। कुएं के पानी के ठहरने तक उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वो लौट गए। कुछ देर बीते तो ज्योति की माँ को पुनः शंका हुई। वो बाहर की ओर भागी। बाहर कुएं पर अब तक भीड़ जमा हो गई थी। उत्सुकतावश वो कुएं तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश कुएं के पानी पर थिर आई है। सलवार कबीज ने बयान दिया कि शरीर ज्योति का ही है। उनकी बेटी का शरीर ऊपर आ गया था। ज्योति का शरीर ऊपर आ गया था और ज्योति का तथाकथित कलंक कुएं के अतल गहराइयों में रह गया था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।